औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज ये स्पेशल लेक्चर है फ़िज़िक्स 1 का बीएस मैथ वालों के लिए, और इसमें आज हम डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर को जो है वो स्टडी करेंगे। ये जो कुछ डायफ्रैक्शन के टॉपिक्स जो हैं वो रह गए हुए हैं, तो उनको आज आई विल ट्राई टू फिनिश देम आउट टुडे। ठीक है, उसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, डायफ्रैक्शन सर्कुलर अपर्चर है, फिर कंस्ट्रक्शन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन है, तो डिस्पर्शन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो इन चंद चीज़ों को हम जो है वो आज स्टडी करें। आई विल ट्राई टू फिनिश इट आउट। आज मैं वेव्स का कोर्स उसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर के अंदर। तो डायफ्रैक्शन जो है सर्कल अपर्चर, जो एबिलिटी होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इज़ लिमिटेड। अब क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो है उसका मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स बहुत करीब करीब पड़े हुए हैं। तो जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, आप कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं? आप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं, आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, आप टेलीस्कोप से कोई दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी जो एबिलिटी है माइनर डिटेल्स को रिजॉल्व करने की, वो एबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वेव नेचर ऑफ लाइट है। तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रहा है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट की रिफ्लेक्शन, जब लाइट वेव है तो वो क्या करेगी? वो इंटरफेयर भी करेगी और डायफ्रैक्शन भी करेगी। तो उसकी इंटरफेयर और डायफ्रैक्शन की वजह से जो आपको इमेज नज़र आएगा, मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो आपको चीज़ या इमेज नज़र आ रही है वो प्रॉपरली आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर सकें। तो जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू डिस्टिंग्विश between two closely spaced objects is limited। ये लिमिटेड होती है बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर की वजह से। अब फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि दो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, जैसे दो डिस्टेंट स्टार हैं। मतलब एक बंदा जो है वो स्टार्स हैं उनको देख रहा है, नीचे खड़ा है और ऊपर स्टार्स को जो है वो देख रहा है, और वो स्टार जो हैं वो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज हैं, यानी कि उनमें से जो लाइट है वो कोहेरेंट नहीं है। नॉन कोहेरेंट का मतलब है कि इन फेज लाइट जो है वो नहीं निकल रही है। तो लाइट जो है वो कोई इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी। लाइट जब पास करेगी थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ स्लिट, जब मुख्तलिफ पार्ट्स में स्लिट से उससे ये लाइट पास करेगी, तो कोई इंटरफेरेंस जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहां पर हमारे पास एक कंट्रोल होगा ब्राइट फ्रिंज का, जो कि सराउंड कर रही होगी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को। तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं, ऑब्वियसली जब ये लाइट ऑफ स्टार्स की जो आप ले रहे हैं, जब ये लाइट स्लिट से गुजरेगी तो स्लिट से गुजरने के बाद ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो बनाएगी। तो दो सोर्सेज की वजह से डायफ्रैक्शन, देखो दो स्टार्स हैं तो हम उन दो स्टार्स को दो नॉन कोहेरेंट सोर्सेज का नाम जो है वो दे रहे हैं, और ये फोर्सेस जो है इवन के कुछ डिस्टेंस पर हैं, लेकिन इनके इमेजेस जो हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और हम कहेंगे कि ये रिजॉल्व हमारे से नहीं हो सके। अब क्यों कि ऐसा क्यों है कि जो दो डिस्टेंस स्टार्स हैं आप उनको देख रहे हैं, और देखते हुए जब आप ऊपर ऊपर देख रहे हैं आप उनको
हैं तो वो फासले पर है वो, लेकिन सितारा आपको एक ही नजर आ रहा है दो हैं लेकिन एक नजर आ रहा है। अब मसला यहाँ पर यह है कि आपका जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या आपकी आंख है या टेलीस्कोप जिससे देख रहे हैं, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो क्या कर रही है, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न बना रही है, तो उन डायफ्रैक्शन पैटर्न्स की वजह से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं इमेज में। तो हम कहेंगे कि ये इमेज जो है वो रिजॉल्व नहीं है। तो डिटरमिन करने के लिए कि वेदर टू इमेजेस रिजॉल्व्ड, कि दो इमेज जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं, तो इसके लिए एक रेले क्राइटेरिया जो है उसको यूज किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जब सेंट्रल मैक्सिमम जो है एक इमेज का फॉल करता है फर्स्ट मिनिमम पर दूसरे इमेज के, तो हम कहते हैं कि इमेज इज जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है, तो ये जो मसला है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर के वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट से वो दो क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट महसूस हो रहे होते हैं। तो इसको रिजॉल्व जो है वो किसकी मदद से किया गया, वो रेलेजन क्राइटेरिया जो है वो यूज किया गया। ठीक है, तो द रेले criterion is used according to which when the central maximum of one image fall on the first minimum of an other image. The images are said to be resolved. तो इस सूरत हाल में हम ये कहेंगे कि इमेज जो है वो रिजॉल्व, यानी कि जब एक इमेज का सेंट्रल मैक्सिमम जो है वो दूसरे इमेज के फर्स्ट मिनिमम पर फॉल करे, तो फिर हम कहेंगे कि जो दो इमेजेस हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। अब मैं आपको एक फिगर जो है वो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, इसी के लिए ये डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर के लिए तो 3 फिगर्स बनाऊंगा। तो आप देखें कि ये कोई फिगर ए है, ये देखें ये फिगर ए है और इसमें हमारे पास ये दो इमेजेस हैं। उसके बाद ये फिगर बी है। अब इसमें जो हमारे पास इमेजेस हैं वो ये हैं, और उसके बाद ये फिगर सी है, इसके अंदर एक ये इमेज है और दूसरा ये इमेज है। तो ये 3 फिगर्स हैं, ये इमेजेस हैं डिस्टेंस स्टार के, जो हमने कन्वेक्स लेंस की मदद से जिनको हमने ऑब्जर्व किया। तो फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ये फिगर ए में देखें स्टार्स बहुत क्लोज हैं, और आप इनके इमेजेस जो हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। फिगर बी जो है इसमें कुछ अपार्ट है और इसके अंदर कुछ अपार्ट है, तो इमेजेस जो हैं वो कुछ रिजॉल्व हो रही हैं, यानी कि किसी हद तक आप उनको रिजॉल्व जो है वो कर पा रहे हैं। और फिगर सी के अंदर स्टार जो उनके दरमियान में और फासला है, और इनके इमेजेस यहाँ पर तो अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये 2 अलग स्टार है। देखिए इसके अंदर पहले के अंदर जो है ये बड़ा मुश्किल है देखना कि यहाँ पर ये 2 स्टार हैं कि 1 स्टार है, तकरीबन एक ही लग रहा है। यहाँ पर जस्ट रिजॉल्व हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि 2 हैं,
लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये इमेजेस रिजॉल्व हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये दो स्टार ही हैं। तो जो ये रिले क्राइटेरिया था, इससे ये फाइंड किया कि जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होती है, जो सबटेंडेड होती है बाय द सोर्स एट द स्लिट, जिसके लिए इमेज जो है वो जस्ट रिजॉल्व किए जाते हैं, तो फर्स्ट मिनिमम जो है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न में वो अकर करता है एट द एंगल। ठीक है, द फर्स्ट मिनिमम, जो पहला मिनिमम है, इन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, जो सिंगल स्लिट आपके पास डायफ्रैक्शन है पैटर्न अकर्स एट द एंगल, ये अकर करता है एट द एंगल फॉर विच साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ए, और ए जो है ये विड्थ ऑफ स्लिट है और लैम्डा वेव लेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है जी, लैम्डा जो है वो लाइट की वेव लेंथ है। तो जो मैथमेटिकल एनालिसिस है डायफ्रैक्शन का सर्कुलर अपर्चर के लिए, ठीक है, सर्कुलर अपर्चर का मतलब होता है कोई लेंस का सर्कल, लेंस का डायामीटर होता है, लेंस के डायामीटर को आप अपर्चर का नाम देते हैं। तो इसका जो मैथमेटिकल है वो ये शो करता है कि जो फर्स्ट मिनिमम अकर करता है सेंट्रल एक्सिस से, ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन होती है फ्रॉन ऑफर कंडीशंस के अंदर, तो जो मैथमेटिकल एनालिसिस है ऑफ डायफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर, उसके अंदर जो है द फर्स्ट मिनिमम occurs at the angle, और वो एंगल जो है फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय, उसको दिया गया है साइन ऑफ थीटा 1.22 लैम्डा ओवर डी। यहाँ पर डी जो है ये क्या है, ये डायामीटर है ऑफ द अपर्चर ऑफ सर्कुलर अपर्चर, यानी कि किसी सर्कुलर लेंस का ये उसका डायामीटर है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम फाउंड कर सकते हैं एंगुलर सेपरेशन को फाइंड करने के लिए कि जिसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्वेबल होते हैं बाय रेलिजन क्राइटेरिया। तो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड angular separation theta r at which the objects are resolvable by Rayleigh क्राइटेरियन। तो वो इक्वेशन जो है हमारे पास वो थीटा आर 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर है, और इसके अंदर जो हमारे पास साइन थीटा आर जो है इसके बराबर है। तो थीटा आर जो है यहां से निकल आएगा साइन इनवर्स 1.22 लैम्डा ओवर डी।
तो अगर हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हो आर की, तो जो अबव इक्वेशन है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये वाले जो है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा आर, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, तो थीटा आर जो है फिर वो ये साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.22 लैम्डा ओवर डी के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम रेडियंस के अंदर मैयर करते हैं। आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको रेडियंस में मैयर जो है वो किया जाता है। तो जो रेलेजन क्राइटेरिया इसको जब हम यूज करते हैं तो जो एंगुलर सेपरेशन होती है थीटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, अगर थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि ये तो मिनिमम एंगल है, तो अगर एंगुलर सेपरेशन थीटा जो है वो ग्रेटर देन थीटा आर है और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिर रिजॉल्वेबल हैं, ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, यानी कि आप उनमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। लेकिन इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, यानी कि थीटा इस मिनिमम एंगल से कम होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड, तो फिर आप ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर थीटा ग्रेटर देन, यानी कि जो एंगुलर सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बराबर है, वो इस मिनिमम एंगल जो रेले क्राइटेरिया से आपको मिला है इस मिनिमम एंगल से ज्यादा है, तो फिर ऑब्जेक्ट रिजॉल्वेबल है। लेकिन अगर ये इस मिनिमम एंगल से कम है तो आप, यानी कि इसका ज्यादा होने का मतलब यह है कि जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है वो 2 स्टार 1 स्टार नहीं है। लेकिन अगर ये लेस देन ऐसे, तो फिर वो आपको 2 स्टार जो है वो एक ही स्टार जो है वो नजर आ रहे हैं। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्मॉल एंगुलर सेपरेशन के, तो जो उनका सेंट्रल डार्क इमेज होता है डायफ्रैक्शन पैटर्न का, वो उसको ये कोशिश की जाती है कि उसको स्मॉल किया जाए एज पॉसिबल। तो ये चीज जो है इसको अचीव किया जाता है बाय यूजिंग ए लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द लेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि एंगुलर जो रिजॉल्विंग पावर है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो ये इक्वेशन जो है इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आप किस तरह रिजॉल्विंग पावर जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें लैम्डा, थीटा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है जी। और हमारे पास जो थीटा आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। तो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसको शॉर्ट किया जाए, कम किया जाए, तो ये एंगल कम हो जाएगा। तो ये जब एंगल कम हो जाएगा तो आप इजीली रिजॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह अगर डायामीटर को आप इंक्रीज करेंगे तो ये कम होगा, यानी कि लेंस का डायामीटर जितना ज्यादा होगा उतना थीटा आर कम। लेकिन अगर लेंस का डायामीटर कम होगा तो फिर थीटा जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए या शार्पर इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसी टेलीस्कोप चाहिए कि जिनके लार्ज लेंसेज हों और उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो यूज करनी पड़ेगी टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग of two objects. We have to use the light of shorter wavelength like ultra वायलेट लाइट, ठीक है, या कोई अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज करें और रिड्यूस करें डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स को,
माइक्रोस्कोप के अंदर और जो लेंस है, ठीक है, एंड यूज द लेंस ऑफ लार्ज डायामीटर अल्ट्रा वायलेट को यहां पर है ना, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट एंड large lens of large diameter in टेलीस्कोप्स। और माइक्रोस्कोप्स के अंदर, इन माइक्रोस्कोप्स टू रिड्यूस द डायफ्रैक्शंस effects, we have to use the light of shorter wavelength like ultra violet light। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको क्लियरली पता चल रहा है लैम्डा ओवर डी से कि आपको जो एंगुलर सेपरेशन है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये रेलेजन क्राइटेरिया से क्लियरली हमें पता चल रहा है। एक बात हमें ये पता चल रही है कि शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हमें यूज़ करनी पड़ेगी, और दूसरा हमें ये पता चल रहा है कि लार्जर डायामीटर का हमें लेंस जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था डायफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आगे मूव हेड कर रहा हूं वो बढ़ रहा हूं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है एक थिन फिल्म या ग्लास, एक थिन फिल्म ग्लास की या प्लास्टिक जिसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्क्रैचेस जो है उनको रूल्ड किया जाए, इसको कहते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी कि ग्लास प्लेट हो और उसके ऊपर बहुत सारी लाइनें या स्क्रैचेस जो हैं वो खींच दिए जाएं, तो वो सारी लाइनें या स्क्रैचेस क्या करेंगी, वो एज ए स्लिट्स के तौर पर उनके दरमियान में जो स्पेसिंग रह जाएगी वो एज ए स्लिट्स के तौर पर काम करेगी। यानी कि जो स्क्रैचेस होंगे वो ओपेक टू लाइट होंगे, और जो स्पेस उनके दरमियान बच जाएगी उसमें से लाइट जो है वो गुजर जाएगी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अ थिन फिल्म, कोई थिन फिल्म जो है ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास या प्लास्टिक की, ठीक है, ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ scratches are ruled out is known as डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, यानी कि ग्लास प्लेट हो और उसके ऊपर आप किसी डायमंड कटर से या किसी ब्लैक कटर से बहुत ज़्यादा लाइनें खींच दें, तो वो लाइनें खींचने के बाद वो जो ग्लास प्लेट होगी जिसमें कुछ लाइंस जो है वो डार्क होगी और कुछ जो है उनमें से लाइट गुजर जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होती है इन स्क्रैचेस के दरमियान वो क्या एक्ट करती है एज ए स्लिट्स। ठीक है, यानी कि जिसमें से लाइट गुजर सकती है उनको हम क्या कहते हैं कि वो स्लिट्स हैं। तो जो टिपिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है इसमें 400 से 500 लाइंस पर सेंटीमीटर जो है वो स्क्रैच की जाती हैं। अ टिपिकल डायफ्रैक्शन grating has 400 to 5000
1000 लाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक ये ग्लास की प्लेट है और उसके ऊपर ये बहुत सारी लाइन है, ये बहुत सारी लाइनें आपने खींची हैं ये। तो ये तो मैंने वैसे ही दिखाने के लिए यहाँ पर बताया, लेकिन 1 सेंटीमीटर के ऊपर 400 से 5000 लाइंस होती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइंस जो हैं वो उसके ऊपर होती हैं। अब ये तो डेफिनेशन होगी, उसके बाद की कंस्ट्रक्शन के ऊपर इसके ऊपर आए तो ग्रेटिंग जो होती है इसको बनाया जाता है बाय रूलिंग इक्वली स्पेस पैरेलल ग्रोव्स इन अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम और गोल्ड, जिसको डिपॉजिट किया जाता है किसी ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, वो ग्लास प्लेट लेकर उसके ऊपर एल्युमिनियम या गोल्ड को डिपॉजिट जो है वो किया जाता है। ये रूलिंग जो है इनको मेड किया जाता है बाय यूजिंग डायमंड कटर पॉइंट। वही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डायमंड कटर पॉइंट की मदद से ये रूलिंग्स यानी कि ये लाइंस जो हैं इनको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो है वो खींचा जाता है। ठीक है जी, और वंस ये जो ग्रेटिंग है प्रिपेयर हो जाती है तो इसके बहुत सारे फिर इसी तरह के रेप्लिकास जो हैं उनको बना लिया जाता है बाय पोरिंग ए लिक्विड प्लास्टिक ऑन द ग्रेटिंग, यानी कि लिक्विड प्लास्टिक और ग्रेटिंग के ऊपर गिरा कर फिर इस तरह के बहुत सारे रेप्लिकास यानी कि इस तरह की बहुत सारी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो बना ली जाती है। अब जो स्ट्रिप्स जो हैं जो मेड की जाती हैं फ्रॉम दिस ड्राई प्लास्टिक, ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप्स बनी हैं ये ग्लास प्लेट या ड्राई प्लास्टिक से जो स्ट्रिप्स बनी हैं ये सारी स्ट्रिप्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक फ्लैट पीस ऑफ ग्लास है जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, बेसिकली क्या है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, द ग्रेटिंग जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है बेसिकली ये क्या है, is used in flat piece of glass for practical purpose। ठीक है जी, और कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है कि कंस्ट्रक्शन में हमें एक ग्लास प्लेट चाहिए होती है, एक थिन फिल्म चाहिए होती है, एक डायमंड कटर चाहिए होता है। ठीक है, जिससे उस ग्लास प्लेट के ऊपर हम रूलिंग्स बनाते हैं और जो स्पेस बच जाता है उसमें से लाइट ट्रांसमिट हो जाती है और जहाँ पर वो रूलिंग्स बना दी जाती हैं उनमें से लाइट जो है वो पास नहीं करती, यानी कि वो जो स्पेस बच जाता है वो एज ए स्लिट्स काम करता है और जो स्पेस डार्कन होता है उससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमने कैलकुलेट करनी है फंक्शन ऑफ ग्रेटिंग, ग्रेटिंग जो है वो किस तरह वर्क करती है और इसकी इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ ग्रेटिंग, तो ग्रेटिंग जो है वो जनरेट करती है लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज जब लाइट जो है वो इन सोर्सेज से यानी कि इन स्लिट से पास करती है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जहाँ पर रूलिंग नहीं होती, जहाँ पर स्पेस खाली होता है, वो एक्ट करती हैं एज ए लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। तो वो स्लिट्स क्या एक्ट करती हैं एज ए सोर्सेज ऑफ लाइट। तो जो थिन स्पेस है दो एडजेसेंट लाइंस के दरमियान ग्रेटिंग के ऊपर, वो एक क्या बन जाती है, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बन जाती है। तो ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्योंकि ये एमिट करती हैं लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ इन फेस। ठीक है, दीज स्पेसिंग आर स्लिट्स and they become
independent sources of coherent light when the coherent light falls on the diffraction grating। ठीक है जी, जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो है वो कोहेरेंट लाइट फॉल करती है तो ये जितनी सेपरेशंस होती हैं, स्पेसिंग्स होती हैं, ये स्लिट्स होती हैं और ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर एक्ट करती हैं। कोहेरेंट क्योंकि इनमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो इन फेज है। तो ये जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं ये क्या करती हैं, सेंड आउट करती हैं वेव्स को तमाम डायरेक्शन में, और जो लोकेशन है इनकी उसको फाउंड किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर, यानी कि स्लिट्स डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से कुछ फासले के ऊपर जो है वो आप स्क्रीन रख दें तो स्क्रीन के ऊपर जब ये लाइट की रेज जो है वो स्लिट से पास करेंगी तो पास होने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर जो है एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है उसको फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो हमारे पास वहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगी वो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी। तो जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है इस डायफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग का, इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा जिसकी स्मॉल इंटेंसिटी होगी इन बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमा अकर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मिनिमम। ठीक है, यानी कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा उसकी स्मॉलर इंटेंसिटी होगी। ठीक है, स्मॉलर इंटेंसिटी का मैक्सिमम होगा। दो ऐसे प्रिंसिपल मैक्सिमा के दरमियान जो कि हमारे पास सेंट्रल मिनिमम के पास होंगे। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं कि द इंटरफेरेंस पैटर्न अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास, जाहिर बात उससे गुजरने के बाद लाइट जब स्क्रीन पर पड़ेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा हैज प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो इसके पास प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा विद स्मॉल इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेंसिटी का, और ये किन कहते हैं, इन बिटवीन, और ये दरमियान में होगा द प्रिंसिपल मैक्सिमा on the both sides of central minimum। ठीक है जी, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास बनेगा इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, उसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा जिसकी स्मॉल इंटेंसिटी होगी, यानी कि कम इंटेंसिटी को, और ये किन के दरमियान में होगा, ये दरमियान में होगा दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के। ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा के जिसकी दोनों साइडों के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल मैक्सिमा के इन बिटवीन होगा और उसकी दोनों साइडों के ऊपर जो है वो सेंट्रल मिनिमम होगा। ठीक है जी, तो इस तरह का पैटर्न जो है वो हमारे पास बनेगा। अब जो डायफ्रैक्शन है विद ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटिंग से किस तरह की होगी उसको जरा देख लेते हैं। डायफ्रैक्शन
विद ग्रेटिंग। तो जो स्पेस है हर दो लाइंस के दरमियान या दो एडजेसेंट सोर्सेज के दरमियान, इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, द स्पेस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लाइंस, कोई सी दो एडजेसेंट लाइंस और every two adjacent sources is known as grating element। यानी कि जो स्पेस है दो लाइंस के दरमियान, एडजेसेंट लाइंस के दरमियान या दो सोर्सेज के दरमियान, उसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट डी जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, इसमें हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्ड लाइंस होती हैं। यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है कि जो लेंथ है आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, यानी कि जिसके ऊपर आपने लाइंस को स्क्रैच किया हुआ है, तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। यानी कि ग्रेटिंग के ऊपर जितनी लाइंस आपने रूल आउट की हैं, यानी कि जो लेंथ है, ठीक है, अब लेंथ आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर भी, डी एल ओवर एन, ये नंबर ऑफ लाइंस है और एल जो है इसकी लेंथ है, इसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। तो जो ग्रेट वैल्यू है ग्रेटिंग एलिमेंट की, इसमें जो हमारे पास अगर n लाइंस पर सेंटीमीटर हों, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि L जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि D इज इक्वल टू 1/n। D जो है हमारे पास वो 1/n, यानी कि n लाइंस जो हैं वो पर सेंटीमीटर जो है वो रूल आउट हुई है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। ठीक है जी, अब उसके बाद जो है, ये तो ग्रेटिंग एलिमेंट की बात। अब हमने इक्वेशन जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, उसको कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो डायफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो कंसिडर करें एक पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो फॉल करती है ग्रेटिंग के ऊपर परपेंडिकुलरली। तो मैं आप फिगर बनाता हूं यहां पर, ये देखिए ये ग्रेटिंग है। अब इसमें ये छोटी 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 स्लिट्स हैं। ठीक है जी, यहां से ये कोई इसका सेंट्रल मैक्सिमम है और इधर सामने ये कोई स्क्रीन पड़ी हुई है। ठीक है, ये स्लिट्स हैं हमारे पास। तो यहां से ये लाइट की रेज जो हैं वो आएंगी, ये पड़ी लाइट की रेज। अब लाइट की रेज जो है वो इन सराहों के अंदर से गुजरेगी, यानी कि यहां से गुजरेगी और गुजरने के बाद इधर, ठीक है, यहां पर आपने कोई वो रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस, इधर आके किसी पॉइंट P के ऊपर ये सारी मिलेंगी। ठीक है, इधर आके ये किसी पॉइंट P के ऊपर जो है ये सारी यहाँ से आ रही हैं और इधर आके पॉइंट P के ऊपर मिल रही हैं। ठीक है, तो इधर से भी आएंगी और ये पॉइंट P तक जाएंगे, इधर से भी आएंगी ये पॉइंट P तक जाएंगे, इधर से भी आएंगी ये पॉइंट P तक जाएंगे। तो ये बहुत सारी रेज जो हैं ये इन स्लिट से गुजरने के बाद पॉइंट P तक जा रही हैं। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है जो फोकस कर रहा है इस पॉइंट P के ऊपर इन सारी रेज को। तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है।
तो मैं एक पॉइंट ए इधर लेता हूं और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं और इधर लेता हूं ये बी पॉइंट। ठीक है, तो ये जो दो हैं इनके दरमियान में ये स्लिट स्पेसिंग है, यानी कि इसको हम कह देंगे कि ये डी है हमारे पास। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये वाला यहां से एंगल बन रहा है, अब ये जो एंगल बन रहे हैं ये किस तरह बन रहे हैं, आपके पास ये आ रहे हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। इस तरह ये हमारे पास जो है वो, और हर स्लिट की जो विड्थ है वो ए है, यानी कि हर जो विड्थ है स्लिट की वो है। तो इनके दरमियान में अब पाथ डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस कितना है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है यहीं से आप ले लें। यानी कि मैं इस पोर्शन को अगर उठाऊं तो इसको मैं कह देता हूँ स्मॉल ए, इसको कह देता हूँ स्मॉल बी। तो इधर से एक पोर्शन उठाऊं तो ये ए और ये बी और ये यहाँ पे डी, ठीक है, और इसको इससे मिला दूं इस पॉइंट बी को, और ये पॉइंट मेरा ए है। तो यहां से कोई एंगल थीटा जो है वो मेरे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास रेज हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारी रेज जो हैं वो बन रही हैं। ठीक है, तो अब जो हमने क्या किया कि ये कोहेरेंट बीम है, मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल हुई है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस है दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान में, ये डिस्टेंस दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान में ये वाला ये डी है, ठीक है। और हमने एक पैरेलल रेज जो है वो पास करती हैं थ्रू डायफ्रैक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन ए बी, यानी कि इस लाइन ए बी के साथ ये कोई हमारे पास एंगल थीटा, ये देखें एंगल थीटा जो है वो बना रही है। तो पैरेलल रेज जो है वो आफ्टर डायफ्रैक्शन थ्रू ग्रेटिंग वो एंगल थीटा बनाती हैं लाइन के साथ। ये रेज जो है इनको फोकस में लाया जाता है एक कन्वेक्स लेंस की मदद से पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। अब रे 1 और 2 जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगी पॉइंट पी के ऊपर और इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टली जब इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब पाथ डिफरेंस ए बी लैम्डा के बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस जो रे 1 और 2 के दरमियान में है, ठीक है। फिर अगर आप देखें उस पाथ डिफरेंस को इस फिगर से, ठीक है, तो सामने वाला एंगल जिसका साइन ऑफ थीटा बनेगा, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, यानी कि ये ए बी जो है हमारे पास ये किसके बराबर है, ए बी जो है ये डी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। इस फिगर से क्लियर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डी साइन थीटा जो है वो हमारे पास लैम्डा के बराबर आ गया। अब हमारे पास जो ऑर्डर है इस इक्वेशन से, जीरोथ ऑर्डर, अगर पाथ डिफरेंस जो है रेस के दरमियान अगर दो वो स्लिट से आ रही हूं ऑफ ग्रेटिंग और वो जीरो, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है तो ब्राइट इमेज जो है वो फिर फॉर्म होगा ग्रेटिंग की वजह से, जिसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर इमेज। यानी कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ब्राइट इमेज is formed which is known as zero order image। तो जिसको हम जीरो ऑर्डर इमेज जो है उसका नाम देंगे। यानी कि एक ब्राइट इमेज जो है वो फॉर्म होगा लेकिन उसको हम जीरो ऑर्डर इमेज जो है उसका नाम जो है वो देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम अब वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो इंक्रीज करते हैं किसी भी साइड के ऊपर,
यानी कि जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो अराइव हो जाती है कि जिसके ऊपर डी साइन थीटा जो है वो इक्वल हो जाता है लैम्डा के। ठीक है, यानी कि अब थीटा की इतनी वैल्यू होती है कि डी साइन थीटा लैम्डा के बराबर हो जाता है। तो ब्राइट इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा और इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर इमेज ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि जब एंगल जो है वो इधर तक पहुंच जाए, यानी कि जब ये इक्वेशन आ जाए डी साइन थीटा 1 लैम्डा, तो ये क्या है, ये फर्स्ट ब्राइट इमेज है। ठीक है, ये पहला ब्राइट इमेज जो है वो हमारे पास आ गया जब आपने वैल्यू ऑफ थीटा को इंक्रीज किया और इतना इंक्रीज किया कि आप डी साइन थीटा तक पहुंच गए हैं। अच्छा, अब अगर सेकंड ऑर्डर की इमेज की बात करें तो अगर पाथ डिफरेंस जो है, सेकंड ऑर्डर इमेज कब बनेगा, अगर डी साइन थीटा 2 लैम्डा के बराबर है, तो थर्ड ऑर्डर बनेगा अगर डी साइन थीटा 3 लैम्डा के बराबर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से चलते चलते हम mth ऑर्डर के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो mth ऑर्डर जो है, mth ऑर्डर के लिए हमारे पास इक्वेशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर आएगा और इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये पेपर में वो सवाल पूछ देता है कि व्हाट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग एंड कैलकुलेट इट्स इक्वेशन। तो ये सारा ये जहाँ तक मैंने आपको करवाया ये आपको ये करना पड़ेगा। और m जो है यहाँ पर ये 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन के बराबर होगा। तो ये हमारे पास जो है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आगे थोड़ा सा मूव अहेड करते हैं और नेक्स्ट आते हैं अब डिस्पर्शन के ऊपर कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन का डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ क्या रिलेशन होता है उसको जरा हम कैलकुलेट करके देखेंगे। डिस्पर्शन, लाइट आपको पता है कि डिफरेंट कलर्स की होती है, तो हर कलर जो होता है उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो जो लाइट है डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट वेवलेंथ की, वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव करती है किसी मटेरियल के अंदर, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। हमें पता है कि एन जो है वो C/V के बराबर होता है और V जो है वो F लैम्डा के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। और लाइट जो होती है उसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट स्पीड्स के साथ जो है वो मटेरियल के अंदर मूव करती है। तो ये जो कलर्स हैं हमारे पास, इनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो रिफ्रैक्टेड होती हैं स्लाइटली थ्रू डिफरेंट एंगल्स इनसाइड द मटेरियल। अब जाहिर बात है कि लाइट जब फ्री स्पेस से मटेरियल के अंदर एंटर हुई है तो वो डिफरेंट, यानी कि जब वो एंटर होगी तो उसके जो डिफरेंट कलर हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर रिफ्रैक्ट होंगे मटेरियल के अंदर। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है इनटू कलर्स बाय द मटेरियल। ठीक है, तो जो द कलर्स ऑफ लाइट, जो लाइट के कलर्स हैं, ऑफ
डिफरेंट वेवलेंथ्स, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के हैं, विल बी refracted through different angles inside the material। ठीक है जी, वो मटेरियल के अंदर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्रैक्ट होते हैं। तो ये फिनोमेना जो है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू द मीडियम। इसको हम कहते हैं कि ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है किसी मीडियम के अंदर, यानी कि लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स की जब किसी मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्रैक्ट होती है, और जब वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्रैक्ट होती है तो हम कहते हैं कि ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। तो लाइट डिस्पर्स क्यों हुई है, लाइट डिफरेंट कलर्स के अंदर डिस्पर्स क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, मटेरियल की वजह से। तो जो रेनबो होती है स्काई में, वो प्रोड्यूस होती है डिस्पर्शन की वजह से और इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, यानी कि जब बारिश होती है तो उसके बाद रेनबो बनती है। तो क्या होता है कि वो स्काई के ऊपर जब बारिश के बाद उसके वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है, वो मटेरियल ही हैं। तो उसके अंदर लाइट जब एंटर होती है तो वो डिस्पर्स होती है, और डिस्पर्स होने के अलावा उसकी इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पास रेनबो बनती है स्काई के ऊपर, कोसे कज़ा, यानी कि हमें 7 कलर्स, एक स्पेक्ट्रम जो है कलर्स का वो बन जाता है। उसके बाद अब हमने डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग जो है उसको कैलकुलेट करना है। डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग, यानी कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है। तो जो ग्रेटिंग है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पेक्ट्रम बना देती है डिफरेंट लाइट सोर्सेज का, यानी कि लाइट जब उसमें से पास करती है तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इसकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं। तो जो मेजरमेंट है इन वेवलेंथ्स की, जब आप लाइट को फॉल करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो जितनी लाइंस हैं उनके दरमियान में सेपरेशन कोई डेल्टा थीटा होती है, और ये सारी लाइंस जो हैं ये डिफर करती हैं वेवलेंथ में किसी स्मॉल अमाउंट डेल्टा लैम्डा से, और उनकी कोई विड्थ भी होती है या शार्पनेस भी होती है इन स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो जो एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है स्पेक्ट्रल लाइंस पर यूनिट लेंथ इंटरवल डेल्टा लैम्डा, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग। तो द एंगुलर सेपरेशन, जो एंगुलर सेपरेशन है हमारे पास डेल्टा थीटा, between spectral lines per unit wavelength interval delta lambda is called dispersion of grating। तो इसको हम डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग जो है उसका नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग जो है वो क्या है कि जो हमारे पास रेट है ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ द डिस्पर्स्ड लाइट विद वेवलेंथ इज इक्वल टू द एंगुलर
सेपरेशन, यानी कि जो एंगल चेंज हो रहा है डिस्पर्स लाइट का विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, उसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं। यानी कि डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास किसके बराबर होगा? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इंटरवल। यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो डिस्पर्शन है इसको कैपिटल डी से और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस, अब ऑब्वियसली स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर जो सेपरेशन है वो क्यों आ रही है? वो इस वजह से आ रही है डिस्पर्शन की वजह, डिस्पर्स हो रही है लाइट। यानी कि जब वो मटेरियल के अंदर एंटर हो रही है तो डिफरेंट कलर्स के अंदर वो डिवाइड हो रही है और हर कलर जो है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। ठीक है जी। तो जो ऐसा यूनिट होता है इसका डिस्पर्शन का, ये होता है रेडियन पर मीटर, क्योंकि वेवलेंथ को हम मीटर में डिस्टेंस ही होता है, तो इसको हम रेडियन पर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है डिस्पर्शन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब आपने रिलेशन जो है वो डेवलप करना है, डिस्पर्शन एंड ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन dispersion and order of diffraction, इसके दरमियान में आपने रिलेशन जो है इसको अब कैलकुलेट करके देखना है। यानी कि इसके दरमियान में रिलेशन जो है उसको हमने देखना है। तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन की इक्वेशन है वो होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें लैम्डा और थीटा को वेरिएबल लेते हुए तो ये क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा डी थीटा एम डी लैम्डा। तो टर्म डी लैम्डा जो है इसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। जब वेवलेंथ जो है वो क्लोज इनफ हो तो हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस की केस में, यानी कि एंगल का डिफरेंस भी बहुत कम है और वेवलेंथ का डिफरेंस भी बहुत कम है, तो डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एम डेल्टा लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा जो है वो एम डी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। तो डेल्टा थीटा और डेल्टा लैम्डा में पता है कि डी के बराबर है, तो एम ओवर डी कॉस ऑफ थीटा। तो इस इक्वेशन से हमें पता लगता है, आप देख सकते हैं ये डिस्पर्शन की इक्वेशन है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। एक तो उसमें यह है कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, डी रिवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट के, और डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस ऑफ थीटा एंगल के। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता करता है कि डिस्पर्शन कब इंक्रीज करेगा? जब स्पेसिंग जो है वो स्लिट्स के दरमियान में, यानी कि डी जो है जब स्लिट्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है डी उसको डिक्रीज करेंगे तो डिस्पर्शन इंक्रीज करेगा। डिस्पर्शन तब भी इंक्रीज करेगा जब हम हायर ऑर्डर की डायफ्रैक्शन करेंगे, एम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिस्पर्शन जो है वो इस चीज पर नहीं डिपेंड करता, यानी कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस का किसी जगह पर भी जिक्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज डिस्पर्शन और कैलकुलेट दी डिस्पर्शन ऑफ लाइट फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो उसमें ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमने डिस्पर्शन जो है उसको कैलकुलेट किया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है इसके अंदर वो है रिजॉल्विंग पावर।
रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली एबिलिटी है किसी इंस्ट्रूमेंट की कि वो कितनी माइनर डिटेल्स जो है वो बताता है आपको किसी ऑब्जेक्ट की जो कि अंडर एग्जामिनेशन है। यानी कि वही बात कि हम दो स्टार्स जो हैं वो उनको देख रहे हैं एक टेलीस्कोप की मदद से, और वो दो स्टार्स जो हैं वो हमें दो स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, वो एक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी इस टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कम है। अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती तो फिर वो आपको ये बताता कि दो स्टार्स जो हैं वो दो, एक स्टार नहीं है वो दो हैं। आप इसी के एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, गाड़ी जब आप रोड पे चला रहे होते हैं तो दूर से जब गाड़ी रात को आ रही होती है तो जब दूर से आप देखते हैं तो आपकी आंख के लेंस को वो एक ही बत्ती नजर आ रही होती है, लेकिन वो जूं जूं करीब आती है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि ये गाड़ी है, ये एक बत्ती नहीं है, ये दो हैं। वो उसकी वजह क्या है कि आपके लेंस की रिजॉल्विंग पावर जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप टेलीस्कोप लगा लें और फिर देखें तो फिर शायद आपको वो दो बत्तियां ही नजर आए एक ही जगह, एक्चुअल में तो वो दो ही बत्तियां थी। ठीक है, तो जो एबिलिटी है किसी, द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर details of an object under examination is known as resolving power। इसको हम रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। तो जो रिजॉल्विंग पावर है आपकी ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर की या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, पावर ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो जो एबिलिटी है डिस्टिंग्विश करने की दो वेवलेंथ्स के दरमियान जो कि सेपरेटेड हो बाय स्मॉल अमाउंट, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्र रेजोल्यूशन या स्पेक्ट्र रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको यूजुअली हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लैम्डा लिखते हैं, यानी कि रेजोल्यूशन का जो फार्मूला होता है स्पेक्ट्रोमीटर की वो हम लिखते हैं लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है और डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ का इंटरवल है। जब हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की है और डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ इंटरवल है आफ्टर रेजोल्यूशन, यानी कि जब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है और डेल्टा लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट आफ्टर रेजोल्यूशन, यानी कि जब लाइट रिजॉल्व हुई है। लाइट के रिजॉल्व होने का क्या मतलब है कि वो अपने डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो रिजॉल्व हुई है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हाई रिजॉल्विंग पावर की है कैन हैव डिफरेंस इन वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि जिसकी ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर, जो ज़्यादा माइनर डिटेल्स को रिवील करती है, उसका डिफरेंस हो सकता है वेवलेंथ में। तो जो वेवलेंथ इंटरवल डेल्टा लैम्डा इसको हर सूरत में स्मॉल होना चाहिए जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो नैरो हैं। ठीक है, डेल्टा लैम्डा शुड बी स्मॉल व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस आर नैरो, यानी कि जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एक दूसरे के बड़े करीब हैं, नैरो हैं, तो उस वक्त डेल्टा लैम्डा को स्मॉल होना चाहिए। तो रिजॉल्विंग पावर जो है फिर उस सूरत में क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो हैंस रिजॉल्विंग
पावर विल बी लार्ज। तो रिजॉल्विंग पावर जो है फिर इस केस में वो लार्ज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर डेल्टा लैम्डा जो है वो स्मॉल है तो स्पेक्ट्रल लाइन नैरो होंगी, इंटरवल कम है तो नज़दीक नज़दीक होंगी, और फिर रिजॉल्विंग जो है इंस्ट्रूमेंट की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसके अंदर आर जो है वो लेस देन 1000 हो तो इसको हम कंसिडर करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज लो रेजोल्यूशन। इसको हम लो रेजोल्यूशन के तौर पर कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर की ये कंडीशन हो कि 1000 लेस देन आर लेस देन 10,000, तो इसको हम रिगार्ड करते हैं इंटरमीडिएट रेजोल्यूशन के तौर पर। ये कंडीशन जो है इट इज ए कंडीशन ऑफ इंटरमीडिएट रेजोल्यूशन। इसको हम इंटरमीडिएट रेजोल्यूशन की कंडीशन जो है वो कहते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो स्टडी है स्पेक्ट्रल लाइंस की उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन हो, तो हाई रेजोल्यूशन के लिए फिर हमें फॉर हाई रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर ये आर जो है इसको ग्रेटर दैन होना चाहिए 10,000 से। अगर ये ग्रेटर दैन होगा 10,000 से तो ये एनेबल करेगा नैरो स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिटेड का हो रही हैं स्टार से। यानी कि जब अगर आर ग्रेटर दैन 10,000 होगा तो फिर आप जो स्टार से स्पेक्ट्रल लाइन आ रही हैं आप उनके दरमियान में डिस्टिंग्विश जो है वो कर पाएंगे। इस आर लेस दैन होगा तो नहीं कर पाएंगे 1000 से, दरमियान में होगा तो इंटरमीडिएट होगा, लेकिन ग्रेटर होगा तो फिर आप उसको रिजॉल्व जो है वो कर पाएंगे। अब जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिलेटेड है रिजॉल्विंग पावर से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटिंग रिलेटेड टू रिजॉल्विंग पावर, जो कि रिलेटेड है रिजॉल्विंग पावर से। इसको हमने ज़रा कैलकुलेट करके देखना। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसकी इक्वेशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं लैम्डा और थीटा को वेरिएबल लेकर, तो डी कॉस थीटा डी थीटा एम डी लैम्डा आ जाएगा। अब उन्हीं को रिप्लेस कर दें टर्म्स को कि स्मॉल डिफरेंस के लिए, तो डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा एम डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालूँ तो एम डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई डी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो जो एंगुलर विड्थ है प्रिंसिपल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के दरमियान, एंगुलर विड्थ बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमम इज वो है हमारे पास डेल्टा थीटा लैम्डा ओवर
एन डी कॉज ऑफ थीटा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को। वन एंड टू को कंपेयर करेंगे तो m डेल्टा लैम्डा ओवर डी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एंड डी कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा से कट गया, तो इसको इस तरफ ले जाएं, लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एन एम। तो लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा किसके बराबर है? आर के। तो आर इज इक्वल टू एन एम। तो ये हमारे पास जो है दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डायफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास आर इज इक्वल टू एन एम। इट इज द resolving power of grating spectroscope। तो ये वो पेपर में आपसे पूछ लेता है कि ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करें, तो वो इस मेथड से करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप की इंक्रीज करेगी अगर हम नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो रूल्ड आउट जो ग्रेटिंग के ऊपर हैं उनको इंक्रीज करेंगे। लेकिन ये नंबर ऑफ लाइंस जो है इसके ऊपर हैं आपके पास, ये इंडिपेंडेंट हैं कि इनके दरमियान में स्पेसिंग कितनी है। स्पेसिंग पर नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस आप करें तो उसकी वजह से ग्रेटिंग जो प्रोड्यूस करेगी शार्पेस्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। जब आपके पास ज्यादा रिजॉल्विंग यानी कि आपको क्लियर वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो नजर आएंगे। और दूसरे नंबर पर आप जितना ऑर्डर इंक्रीज करेंगे, जितना आप ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इसके बाद जो लिमिट है ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि कौन सी चीज जो है वो रेजोल्यूशन को लिमिट करती है, तो रेडियन क्राइटेरिया ये स्टेट करता है कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो जस्ट रिजॉल्व्ड हैं जब मैक्सिमम जो है आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न एक लाइन का वो फॉल करता है ऑन द मिनिमम ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अदर लाइन। तो डायफ्रैक्शन लिमिटेड जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है या सिंपली जो लिमिटिंग ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है वो यही है जो आर इज इक्वल टू एन एम के बराबर आपने जो है वो फार्मूला लिखा है। इसी से लिमिट आप कर सकते हैं ना, यहीं से आपको पता चलता है कि कैसे लिमिट होगी। यानी कि m को कम करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी कम हो जाएगी, n को कम करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी करेंगे। अब जो द रेले क्राइटेरिया इस रेले क्राइटेरियन के मुताबिक स्टेट्स दैट टू स्पेक्ट्रल लाइंस आर जस्ट रिजॉल्व्ड, वो जस्ट रिजॉल्व्ड होती हैं व्हेन मैक्सिमम of diffraction pattern of one line falls on the minimum of diffraction pattern of other line।
ये हमारे पास जो है ये रेले क्राइटेरिया, ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि इसकी वजह से जो रेजोल्यूशन है वो लिमिट होती है। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप की रेजोल्यूशन तो R इज इक्वल टू एन एम, इससे लिमिट जो है वो हो रही है। एन जो है वो क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है जिनको आपने स्क्रैच आउट किया हुआ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर। तो हम ये देख सकते हैं कि हायर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन जो है वो कब obtain होगी, जब ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो इंक्रीज होगा या टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ग्रेटिंग के ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रेटिंग है जिसके अंदर 300 लाइंस है पर मिलीमीटर। फॉर एग्जांपल एक ग्रेटिंग है जिसमें है 300 लाइंस पर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के ऊपर 300 लाइंस है, और इसमें 200 मिलीमीटर है डायामीटर ग्रेटिंग यूज इन फर्स्ट ऑर्डर। तो इसकी जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, यानी कि इसके अंदर हमने जो यूज किया है आर, एन जो है इसके अंदर ये एन हो गया 3, और एम जो है हमने जो ऑर्डर यूज किया है वो है 20। तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा हमारे पास रेजोल्यूशन जो हो जाएगा वो 6000 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है इसका डायामीटर, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर था, इसको कह लें कि आप जो डायामीटर है ना इसका डी वो था 200 मिलीमीटर और एम 1 था। ठीक है, ये केस था। तो ये 6000 इसकी रेजोल्यूशन निकली। अब दूसरा केस आप ले लेते हैं कि अगर आपके पास एन जो लाइंस हैं, ठीक है, वो हमारे पास वो 600, ठीक है, 600 हमारे पास लाइंस हो पर मिलीमीटर, और आर जो है और सेकंड ऑर्डर M2O और डायामीटर वही है। तो आर हमारे पास 2 × 600, ठीक है जी, और ज़रब 20। तो ये आर हमारे पास कितना निकल आएगा, ये 24,000 के बराबर निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 टाइम्स ज़्यादा है जो पहली रेजोल्यूशन आपने दिखा ली थी। तो इसी तरीके से जो रेजोल्यूशन है टेलीस्कोप की वो भी लिमिटेड होती है। ठीक है, उसमें टेलीस्कोप के अंदर हम पिक्सल्स देखते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर भी डायफ्रैक्शन के इफेक्ट्स आते हैं। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जो है स्पेक्ट्रोग्राफ की वो भी लिमिटेड होती है, स्लिट विड्थ, डिटेक्टर, सैम्पलिंग, स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑप्टिक्स और डायफ्रैक्शन की वजह से। तो बेसिकली जो रिजॉल्विंग पावर है उसको जो चीज़ इफेक्ट कर रही है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इफेक्ट कर रहा है। यानी कि जो डायफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन की वजह से आप दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसकी वजह से इमेजेस जो रहते हैं वो क्लियर नहीं रहते, वो ब्लर्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप क्लियरली उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते। तो अब मैंने आपका आज ये वेव्स का कोर्स जो है वो ख़त्म कर दिया। अब मैं देखूंगा कि मुझे कल मौका मिलता है कि नहीं, और तो परसों मैं जो है वो फिर आपका मैकेनिक्स का भी लेक्चर जो है वो ले लूँगा, और उसमें वो मैं चैप्टर ख़त्म कर दूंगा ग्रेविटेशन वाला। फिर आपके एक ही चैप्टर रह जाएगा, वो 1-2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो जाएगा और आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर हम टेस्ट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ फिर जो है वो हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।